डे 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आप सभी का स्वागत है। और सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछली बार हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे लास्ट सेशन में। तो हमने लीवर को कंप्लीट कर लिया है। आज डे 4 में हम क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हम जान लें कि इस टोटल सिलेबस में हम क्या क्या देखने वाले हैं। बॉडी सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में, इन्फ्लेमेटरी डिसीज के बारे में भी हम जानेंगे। एक्यूट और क्रोनिक डिसीज क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, डाइट साथ साथ हम डिसीज के साथ कंटिन्यू में हैं। तो सभी जितने भी पैरामीटर्स है वो भी हम जानेंगे, साथ साथ चलेगा, सब कुछ एक साथ इंक्लूड चलेगा डिसीज के साथ, उसका पैरामीटर, उसका टेस्ट, उसका डाइट सब एक साथ चलेगा। सो आज वही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में एक और हमारा जो सिस्टम है, एक मिनट में किसी सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के अंदर में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ के बारे में आज हम जानेंगे। गट हेल्थ जिसको बोलते हैं, गट गट हेल्थ का माने होता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, हमारे फूड पाइप्स, यानी हमारे मुंह से लेकर, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम देख सकते हैं पिक्चर में, मुंह से लेकर हमारे एनस तक का जो कैनल है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ। इसमें लीवर अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि लीवर इस कैनल के साथ जुड़ा नहीं है, वो अलग है। ठीक है, इस कैनल के अंदर में नहीं आता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ के बारे में आज हम जानेंगे। गट हेल्थ, गट हेल्थ माने हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम फिर से जानेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ। तो इसके अंदर में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। मेनली जो इसके अंदर में आता है वो है इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये तीन पार्ट्स। इसोफेगस यानी फूड पाइप, हमारे पेट, और हमारा इंटेस्टाइन हमारे आंतें। ठीक है, फंक्शन है इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन, ये तीन फंक्शन है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक होती है, एसिडिटी होता है, इनडाइजेशन यानी खाना न पचना, मुंह में अल्सर, पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, ठीक है, कोलेंजाइटिस, कॉलन कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स यानी हेमोराइड्स, लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री यानी कि मासी जिसको बोलते हैं, रगत खून निकलना टॉयलेट से, एपेंडाइटिस, एंट्रल गैस्ट्रिक, ये एंट्रल गैस्ट्रिक भी गैस्ट्रिक ही है एक प्रकार से, जो एक पार्ट में ही होता है। आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी सॉरी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होता है यहाँ। आईबीएस अलग से होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, वो आईबीएस यहाँ लिखा नहीं है। गर्ड, जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, इस डिसीज को भी आज समझेंगे। आज के टॉपिक में इसको भी समझना है। और सिलिक डिसीज और क्रोन डिसीज भी होता है, क्रोन डिसीज होता है, एक सिलिक डिसीज अलग होता है। इसके बाद फिर एक ये होता है करे आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये अलग होता है। सो अलग अलग डिसीजेस होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर में। तो इसी को हम डिटेल्स में जानेंगे। और इस जो स्लाइड्स के अंदर में, मैंने इस कोर्स के अंदर में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ के अंदर में हमें ये भी पढ़ना है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स एंड फाइबर। फाइबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा इसको जानेंगे, इंक्लूड कर रहे हैं। और इसका जो टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी होता है, या ऊपर से कैमरा लगा के, और नीचे से कैमरा लगा के कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एनस के थ्रू किया जाता है, एंडोस्कोपी मुंह के थ्रू किया जाता है। मुंह के थ्रू पेट और आंतों को देखा जाता है, और कोलोनोस्कोपी में नीचे से कैमरा और वो रेडी क्या लाइट लगा के पूरे हमारे कॉलोन यानी बड़ी आंत को देखा जाता है, और बड़ी आंत और छोटी आंत का थोड़ा सा भाग। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे फूड एंड एसिडिटी। फूड और एसिडिटी का क्या रिलेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, हमारे भोजन और हमारे एसिडिटी। ठीक है, फूड्स नॉर्मली हैव अ पीएच ऑफ 5 to 7। जो खाना होता है, जो भोजन होता है, जो हम खाते हैं, पके हुए भोजन जो खाते हैं ना, तो उसका जो पीएच है, हमारे बॉडी का पीएच कितना है, 7.4। हमारे ब्लड, हमारे जो खून है, उसका पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो ये होता है हमारे खून का 7.4। ठीक है, इससे अगर नीचे आता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, इससे ऊपर जाता है तो उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो एसिडिक और अल्कलाइन में बीच में होता है पीएच 7.4, जो हमारे ब्लड का होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका पीएच 7 से नीचे होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। मैंने पहले भी बताया था, फूड में एसिडिक और अल्कलाइन दो तरह के भोजन होते हैं, ये हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है। तो अल्कलाइन
यानी कि 7 से ऊपर, एसिडिक यानी 7 से नीचे। तो हमारा फूड जो है वो 7 से नीचे होता है उसका पीएच, तो जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी एसिडिक बोलते हैं। तो पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है एसिड, उसका पीएच तो सबसे कम होता है, लेस देन 2। यानी कि इतना गर्म होता है वो, इतना हीट होता है, इतना भयंकर एसिड होता है वो एसिड। जिस एसिड को अगर निकाल के, पेट से निकाल के किसी के मुंह में मार दिया जाए तो मुंह जल जाए, है ना। जैसे एसिड मारते हैं ना, तो एसिड मार के जला देता है, तो इसी तरह से वो एसिड होता है हमारा पेट का एसिड। उसका पीएच 2 से भी नीचे होता है, ताकि वो गला सके, है ना। हीट ही तो गलाएगा ना, किसी भी चीज को गलाने के लिए हीट का आवश्यक होता है। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसके आसपास में जो भी चीजें उसको मिलता है वो उसको गला देता है, क्योंकि उसका पीएच बहुत हाई रहता है। बहुत हाई माने बहुत लो रहता है, सॉरी, बहुत लो यानी बहुत एसिडिक रहता है वो। तो हमारे पेट में जो गैस बनता है, जो एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, संस्कृत में जठर अग्नि बोला जाता है, आयुर्वेदा में, हाँ। तो गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं जिसको। तो वो निकलता है तो वो पूरा गलाने का काम करता है, हमारे भोजन को, डाइजेशन में भोजन को पूरा गलाएगा। जो भी हम खाएंगे उसको गला देगा वो, हड्डी को छोड़कर, ठीक है, हार्ड पार्ट्स को छोड़कर। तो वो होता है हमारा एसिड, क्योंकि वो 2 से नीचे होता है उसका पीएच। सिट्रिक फ्रूट्स, सिट्रिक फ्रूट्स माने जो भी खट्टे फल, जो भी जैसे संतरा खा लिया खट्टा वाला, या अंगूर खा लिया, या फिर उससे भी ज्यादा खट्टा जैसे नींबू खा लिया, या आंवला खा लिया, ये जो खट्टे खट्टे अचार खा लिया, खट्टे अचार, इमली खट्टा होता है, जो ये जितने भी खट्टे होते हैं ना, खट्टे फलों में खट्टे जो खाना होता है, भोजन होता है, उसका पीएच भी नीचे होता है। तो हमारा जो एसिड है ना वो भी खट्टा ही होता है। जब मुंह से अगर वॉमिट करते समय वो एसिड भोजन के साथ निकलता है तो कितना जलन होता है, जलन भी होता है, और खट्टा सा होता है, नाक से मुंह से खट्टा सा डकार निकलता है, पानी से निकलता है। तो वो जो खट्टापन होता है ना, तो खट्टे चीजों का पीएच जो है हमेशा नीचे रहता है, हमेशा वो ज्यादा एसिडिक होता है। जितना ज्यादा खट्टा उतना ज्यादा एसिडिक। तो जब एसिड हमारा पेट में बन रहा है, ऑलरेडी एसिडिक है आपको, तो आपको खट्टे चीजें नहीं खानी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है। जब भी एसिडिटी होता है तो खट्टे चीजें ना खाएं, क्योंकि वो एक तो एसिडिटी के कारण पीएच ऐसे ही गिरा हुआ है, ऊपर से और आप खट्टा खा लेते हैं तो और एसिडिक हो जाता है, डबल एसिडिक हो जाएगा। तो खट्टे चीजें नहीं खाने थे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे हम लोग इनो खाते हैं, तो इनो का पीएच, इनो में एक सब्सटेंस रहता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। Therefore, no food is acidic enough to change acidity to the stomach. So इसीलिए एसिडिक जो एसिड है हमारे, उस एसिडिटी को चेंज करने के लिए ऐसा कोई खाना नहीं है जो उसको उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है ना उसको चेंज कर सके। प्रोटीन रिच फूड, सिर्फ प्रोटीन और फाइबर, ये दो ऐसी चीजें हैं भोजन में जो गैस्ट्रिक जूस को, यानी कि जो एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक जूस है जिसका एसिड जो है 2 से नीचे है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। प्रोटीन और फाइबर, दो भोजन जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज माने उसको फिर नरम या pH 5 या 7 के आसपास में लेके आता है। केस ऑफ एसिड रिफ्लेक्स, हार्ड बर्न, ये जो हमारा हार्ड बर्न बोलते हैं, कोई कोई ना छाती में जलन होता है, कोई कोई बोलता है, इट इज अनयूजुअल, इजंट अनयूजुअल, बट सम पीपल सफर फ्रॉम बर्निंग डिस्कम्फर्ट। कभी कभी छाती का बीच में, यहाँ पे पेट का एकदम ऊपरी भाग, ये जो गड्ढा जो एरिया है, वहां पे पूरा जलन होता है किसी किसी का, है ना। इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, एसिड का रिफ्लक्स होना, ऊपर आना, ठीक है। ब्लोटिंग एंड बेल्चिंग, ब्लोटिंग माने पेट फूल जाना, ब्लेंचिंग ऊपर की ओर आ जाना, पेट फूलते हुए डकार जैसा आना, खट्टे डकार आना, आता है ना खट्टा डकार। ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे ईट, जब भी कुछ खाते हैं तो खट्टे डकार आते हैं, तो इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। दिस इज कॉल्ड GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल। गैस्ट्रो का माने होता है पेट, यानी कि गैस्ट्रिक माने होता है पेट, पेट को ही गैस्ट्रिक बोला जाता है। तो पेट की जो भी बीमारी है वो गैस्ट्रिक है। तो गैस्ट्रो माने पेट, इसोफेगल माने हमारे जो फूड पाइप, रिफ्लेक्स माने वहां से जो एसिड का रिफ्लेक्स होना, ऊपर आना, इज अ डिसीज। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, GERD, गर्ड।
गर्ड, किसी किसी का एंडोस्कोपी में लिखा रहेगा गर्ड का समस्या है बोल के लिखा रहेगा। इसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। एसिड ज्यादा बन रहा है, वो ऊपर की ओर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को जो उसको खट्टे डकार आते हैं उसको खट्टे चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये आके ऊपर के हमारे फूड पाइप को डैमेज कर सकता है। अगर फूड पाइप इसको कंट्रोल नहीं किया गया है ना, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो खाने में परिवर्तन नहीं किया गया, दवाई नहीं ली गई, उसको बैलेंस में नहीं रखा, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, उसको सप्रेस नहीं किया, तो फिर वो जला देगा ऊपरी भागों को, और यहाँ पे जलन होने लगेगा। फूड पाइप जलन हो सकता है, डैमेज हो सकता है। या जो गला है ना, ये गले में खरोच आ सकता है, इस तरह का गला बंद हो सकता है, आवाज चली जा सकती है, ऐसे मुंह में घाव बना सकता है उसके चलते। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड पाइप में घाव बन सकता है, कैंसर बन सकता है, अंत में जाके अल्सर हो सकता है। तो इस तरह का बीमारी ये गर्ड के कारण हो सकता है। अब क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स कंडीशन, अगर क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, ये खट्टे डकार आना, पानी आना, खट्टा पानी आते रहना, ये बहुत ही रिस्क फैक्टर होता है। इसको सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग जब मेडिकल में जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो ओमेपेराजोल बल्कि एक दवाई आता है, ओमेपेराजोल बहुत लोगों ने खाया होगा, पेंटापेराजोल, रेवेपेराजोल, इसेपेराजोल, ये सब चीज के जो पैराजोल बोल के एक दो दवाई आते हैं, ये एसिड को सप्रेस करता है, दबा देता है, उसको निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ दिन तक ये खा के उसको कंट्रोल में किया करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली जो इसोफेगियल रिफ्लक्स जो स्प्लिंचर, ये कैसे होता है? अब मस्क स्प्लिंचर बोल के एक यहाँ पे हमारा जो पेट और हमारे जो फुट पाइप, ये दो के बीच में है ना, दो का बीच में एक स्प्लिंटर रहता है, मस्कुलर ट्यूब, मसल्स का एक ट्यूब रहता है, जो भोजन को अंदर जाने देता है और अंदर की चीजों को बाहर आने नहीं देता है। एक ढक्कन की तरह काम करेगा, भी ब्लॉक करेगा, बैरिकेड की तरह। ठीक है ना, तो ये एसिड को ऊपर आने नहीं देता है, और जो भोजन है वो भोजन नीचे जाएगा, पेट में जाएगा, तो पेट में गया हुआ भोजन को ऊपर आने नहीं देता है, एसिड को आने नहीं देता है। तो ये हमारे यहाँ पे एक स्प्लिंचर, इसका नाम है स्प्लिंचर। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा, स्प्लिंचर, स्पिंचर, हाँ स्पिंकर, स्पिंचर ये होता है। यहाँ पे मस्कुलर एक ट्यूब होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रहता है, ऐसे इस तरह का। ये जो है ना, ये दो हाथ को मैंने ऐसे जोड़ दिया मानिए, तो यहाँ पे ऐसे ये मस्कुलर यहाँ पे ऐसे जाम हो जाता है, तो ऐसे सटा हुआ रहता है ये ट्यूब के अंदर में। तो जैसे भी खाना ऊपर से जाएगा तो ये ऐसे खुलेगा, खाना गिर जाएगा, खाना ढकलते ही उसको जो भोजन है ना, उसका पोर्शन है, उसको ढकेल के ढुकेगा, फिर ये ऐसे बंद हो जाता है। तो बंद होने से नीचे से एसिड भी नहीं आएगा, खाना भी नहीं आएगा। जब डाइजेशन होता है, कभी कभी जो है ये ढीला पड़ जाता है, किसी किसी का ढीला पड़ जाता है। जब ढीला पड़ जाता है तब जाके वो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर इफ द स्प्लिंटर रिलैक्सेस, कभी कभी ये ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो फूड कैन पुश अपवर्ड, तो भोजन जो खाया हुआ है वो ऊपर फेंक देता है। तो ऊपर फेंकने की वजह से वहां से फिर ऊपर की ओर ऐसे निकलता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स होता है। तो फूड में तो एसिड मिला रहता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, तो जिसके चलते ये यहाँ पे पूरा जलन हो सकता है, ये एरिया में नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, तो यहाँ पे पूरा जलन हो सकता है, इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसको, इन्फ्लामेशन हो सकता है। डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग एसिड रिफ्लेक्स सिस्टम सिम्टम्स एंड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी यूज फॉर पीपल विद गट। तो इसमें डाइट का सबसे बड़ा रोल रहता है कि कौन सा डाइट नहीं खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, खट्टे नहीं खाना है, खट्टा चीज बिल्कुल भी नहीं खाना है, प्रोटीन और फाइबर वाले डाइट खाना है, हाई फाइबर फूड। इसको करेगा अल्कलाइन फूड, जो अल्कलाइन नेचर, क्योंकि अल्कलाइन ही एसिड को बैलेंस में ले आके आएगा, लेके आता है। तो बनाना, फिनल, मेलोन्स, ये सारी चीजें अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो अल्कलाइन नेचर वाले पानी वाले फल, जैसे मेलोन्स में पूरा पानी रहता है, तो पानी भी इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ऐसे में लोगों को गट का जिसका समस्या है उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए, ताकि उसका एसिड न्यूट्रलाइज हो। तो अल्कलाइन फूड ज्यादा खाना चाहिए उसको। जिंजर, लेमन, ये भी हेल्प करता है। लेमन भी हेल्प करता है, लेमन खट्टे होता है लेकिन वो हेल्प करता है, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद वो अल्कलाइन बन जाता है। तो मैं आपको ये पिक्चर में समझाऊंगा। ये जो पिक्चर है हमारा स्टोमिक, क्या होता है एक्चुअली में, ये एसोफेगस हो गया ऊपर का वाला, है ना, ऊपर वाला जो एसोफेगस हो गया। तो एक मिनट मैं कलर ले लूं, ब्लू कलर, अच्छा ठीक है। तो ये जो ऊपर हो गया, ये हो गया हमारा फूड पाइप, है ना। तो भोजन यहाँ से आएगा, तो ये जो एरिया रहता है, ये एरिया, ये बीच का जो एरिया रहता है, यहाँ पे रहता है वो मसल्स, ऐसे बंद, ये खुला दिखने में खुला दिखता है, लेकिन अंदर में इस तरह का सटा हुआ रहेगा मसल्स का, इस तरह से
चिपका हुआ रहेगा। तो ये ऐसे चिपका के हम लोग जब किसी को समझाते हैं तो इस तरह से समझाया जाता है उसको। ठीक है ना, ये ऊपर से ऊपर का पाइप हो गया, ये खुला है, तो यहाँ पे अंदर में ये पाइप का बाहर वाला पोर्शन हो गया। तो ये जैसे हम लोग किसी ट्यूब को लेकर ऐसे निचोड़ देते हैं ना, निचोड़ने के बाद पानी जाना बंद हो जाता है ना, तो उसी तरह से ये भी इस तरह से चिपका हुआ रहता है अंदर में, यहाँ पे बीच वाला भाग में ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो जैसे खाना जाएगा तो खाना इसको पुश करेगा, पुश करके अंदर चला जाएगा, फिर ये अपने आप ऐसे बंद हो जाता है। तो नॉर्मली ये चलते रहता है, बॉडी का ये मैकेनिज्म है। लेकिन कभी कभी ये ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से जो हमारा एसिड यहाँ पे बनता है, इस एरिया में एसिड बनता है, और खाना भी जाता है डायरेक्ट यहाँ पे, इसी एरिया में जाता है खाना, है ना। तो जब खाना पचने लगता है तो ये ऊपर की ओर आता है। तो जब ये ढीला हो जाता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे यहाँ से निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, तो मुंह की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे जलन हो सकता है, जला देगा, क्योंकि पेट का जो नीचे वाला भाग है ना, पेट का जो नीचे वाला भाग है, कहाँ गया ये? पेट पेट का जो नीचे वाला भाग है, ये जो एरिया है यहाँ पे बनता, यहाँ इस एरिया का, ये एरिया में क्या होता है, यहाँ का चमड़ा जो है ना मोटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ये एक मिनट, जैसे यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो ये जो एरिया है इसका, एक मिनट दिखता नहीं क्यों, ये जो यहाँ से जाएगा, जैसे जैसे पेट का ऊपर ऊपर चला जाता है, ऊपर ऊपर चमड़ा जो है ना, अंदर अंदर का जो लेयर जो है वो पतला 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 होते जाता है। तो ऊपर का भाग जो एरिया होता है वो थोड़ा सा पतला ही रहता है, ये पतला रहता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो स्टोमक में जो प्रॉब्लम होता है वो ऊपर की ओर होता है। जब अल्सर होता है तो नीचे की ओर होता है, या फिर बीच में होता है, या फिर ये फंडस एरिया में होता है। ये पेट का 3 भाग होता है, सॉरी 4 भाग होता है। नीचे वाले को बोलते हैं, सबसे जो छोटी वाली आंत है उसके सामने में जो एरिया है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। फिर उसके ऊपर एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम एरिया में ही डाइजेशन होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी भी गैस्ट्रिक जो है एंट्रम एरिया में भी इन्फ्लेमेशन होता है। फिर बीच वाले भाग को बॉडी बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं फंडस, पेट का, ठीक है, फंडस। और ये जो जो कनेक्शन जहाँ पे होता है, स्प्लिंचर होता है, उस एरिया को बोलते हैं कार्डिया। तो कार्डिया अरेस्ट बोल के भी कभी कभी बोलता है कि हार्ट बर्निंग में कार्डिया अरेस्ट, मैंने हार्ट अटैक आया जैसा होता है लोगों को, लेकिन वो गैस की वजह से भी होता है। कार्डिया अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट भी नहीं बोलते उसको। ठीक है, तो इस तरह से, एक मिनट डिलीट कर देते, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लियर माय ड्राइंग्स। ये क्या हो गया, लिख नहीं रहा। चलो, ये आ गया फिर, एक मिनट, इसको मैं स्टॉप, हैंग हो जाता है कभी कभी। चलिए, सो ये होता है हमारा एसिड रिफ्लक्स डिसीज, GERD, GERD। जो पेट के बारे में समझ लिया, और ये पीसी पेट के अंदर में इसी एसिड की वजह से, ज्यादा एसिड बनने की वजह से अल्सर भी होता है, इन्फ्लामेशन होता है, गैस्ट्राइटिस उसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन होने के बाद। फिर GERD का समस्या भी वही होता है, पाइप का डैमेज होना, फूड पाइप इसोफेगस का डैमेज होना, वो उसी की वजह से होता है। तो इस एसिड को हमें कंट्रोल में रखना, न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। इसलिए हमें एटलीस्ट कम से कम खाना अगर हम गैप में खा रहे हैं तो बीच बीच में पानी पीते रहे, ताकि जो जूस निकलते रहता है उसको हम न्यूट्रलाइज करते रहना है। तो ज्यादा लंबे समय तक हमें पेट को खाली नहीं रखना है। जो लोग अल्सर वाले पेशेंट होते हैं उनको तो कुछ कुछ खाते रहना पड़ता है हर एक 2 घंटे में। अभी पढ़ते हैं हम लोग इसी के अंदर में, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ड्यूरिनाइटिस, इलिटिस और कोलाइटिस। ठीक है, ये टीज जो लिखा रहता है, जिस डिसीज के ऊपर टीज लिखा रहता है उसका माने होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन माने क्या होता है, खरोच, जिसको हम लोग खरोच स्क्रैच बोलते हैं ना। जैसे हम लोग अगर गिर जाते हैं,
तो इन्फ्लेमेशन को समझिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी लगेगा जो हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर में है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, उसको तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है सप्लीमेंट्स के अंदर में। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे हम अगर मान लीजिए कहीं गिर गया, साइकिल चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त कहीं गिर गया, गिरने के बाद हमारे हाथों में या पैरों में एक खरोच आता है, खरोच, चोट लगता है ना, कभी कभी गहरी चोट भी लगता है, कभी कभी सिर्फ खरोच जैसा आता है। तो वो खरोच वाला भाग में क्या होता है, जलन होने लगता है, जलन। थोड़ी देर में देखिएगा वहां पे फूला हुआ है, फूल जाएगा, स्वेलिंग टाइप का होगा, फूलने लगेगा, लाल लाल जैसा दिखाई देगा, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। वो जो रेडनेस, वो जो स्क्रैच हो गया, स्क्रैच होने की वजह से जो चमड़ा उधड़ने की वजह से, क्योंकि चमड़ा जैसे उधड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, बाहर का बैक्टीरिया, बाहर में जितने भी इन्वायरमेंट में जो भी बैक्टीरिया वायरस रहता है वो वहां पे इन्फेक्शन करने लगता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से वहां पे लाल होने लगता है, फिर स्वेलिंग होता है, क्योंकि सेल्स डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेल जो होता है वो, उसका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वहां पे लाल हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर थोड़ी देर में बाद देखेंगे वहां पे फूलने लगेगा, सोइलिंग टाइप का हो जाएगा, फूलेगा, हाथ फूलेगा उस एरिया में, फिर पूरा दर्द भी करेगा, थोड़ा देर में दर्द भी करने लगेगा, फिर जलन भी होगा। तो इस तरह का जलन, दर्द, सोइलिंग, ये जो टाइप्स है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है। तो अगर पेट के अंदर में उस तरह का इन्फ्लामेशन होते हैं, जैसे कि पेट के अंदर में एंट्रल एरिया में इन्फ्लामेशन है तो इसको एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है। अगर तीनों भाग में, फंडस में भी, बॉडी में भी और एंट्रल एरिया में, तीनों में पेट के पूरी तरफ से, पूरी तरह से पेट का लाइनर पूरा डैमेज है, अंदर से खरोच आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं पेन गैस्ट्राइटिस। पेन गैस्ट्राइटिस माने पूरा पेट डैमेज, किसी का पूरा पेन, किसी किसी का रिपोर्ट में पेन गैस्ट्राइटिस लिखा रहता है, यानी पेट पूरा डैमेज है अंदर से पूरा। अगर उसको ठीक नहीं किया, तो ठीक नहीं करने की वजह से उसी से फिर अल्सर भी हो जाता है, अल्सर उसका सेकंड स्टेज होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज। पहले इन्फ्लामेशन होगा, पैचेस होगा, किसी का धब्बा 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 टाइप का होगा, कभी कभी खरोच भी होता है तो धब्बा धब्बा डॉट 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 टाइप का होता है, वो भी इन्फ्लामेशन ही है। ठीक है, जगह जगह पे रहता है, कभी कभी पूरा ऐसे धस जाता है, वो भी इन्फ्लामेशन है। लेकिन सिम्टम्स क्या आता है, दर्द, जलन, स्वेलिंग, यही होता है सिम्टम्स, फूल जाना, है ना, जलन होना और दर्द होना, ये पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, पेट का अंदर का भाग का फूला हुआ, जैसे ब्लोटिंग हो जाता है, खाना खाते हैं तो पूरा दर्द होता है या फिर ब्लोटिंग हो जाता है, खाना पचता नहीं है, पेट पूरा फूल जाता है, ऐसी अवस्था में, तो उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं किसी को। ठीक है। किसी का पैचेस होता है, किसी का इरोशन, इरोशन माने क्या होता है, घर्षण, घर्षण, घिसा हुआ, तो किसी का अंदर का जो लाइनर रहता है वो डैमेज हो जाता है, घिसा हुआ रहता है, तो उसको इरोशन, किसी का इरोसिव गैस्ट्राइटिस लिखा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन होता है पेट के अंदर में, गैस्ट्राइटिस। अगर वही इन्फ्लामेशन आंतों के अंदर में होगा तो ये क्या, यह अल्सर लिखा हुआ है, अल्सर माने एक किसी जगह पे गहरा घाव होना, घाव जैसे मुंह में कभी घाव होता है तो यहाँ पे कभी चोट लगता है तो वो डीप हो गया, वहां पे एकदम पीप टाइप का निकलता है, पानी जैसे निकलता है, पूरा पका हुआ जैसा रहता है ना घाव, तो वो घाव होता है कभी कभी, तो गड्ढा वाला घाव पूरा दर्द करेगा। अगर एक पॉइंट पर कहीं पे दर्द है पेट में, हो सकता है अल्सर का सिम्टम्स हो, एक पॉइंट पे। ठीक है। अगर दर्द ऐसे घूम रहा है इधर उधर, यानी कि वो इन्फ्लामेशन है। लेकिन एक पॉइंट पर कहीं पे दर्द हो रहा है एकदम गहरा दर्द, अल्सर में बहुत ही गहरा दर्द होगा एकदम एक पॉइंट पे, और कभी कभी खाना खाने के बाद अल्सर जो है थोड़ा शांत भी होगा, क्योंकि खाना का जो लेयर है वो जाके वहां पे बैठ जाता है, तो वो दर्द को थोड़ा सा रिलीफ करता है। दवाई खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ होगा, जैसे ओमेपेराजोल खाएगा, नेक्स्ट प्रो वगैरह आता है, वो खाने से क्या होता है, थोड़ा सा रिलीफ होता है, क्योंकि एसिड नहीं निकालेगा, तो एसिड नहीं निकलेगा तो घाव में नहीं लगेगा, घाव में नहीं लगेगा तो दर्द कम होगा। तो गैस्ट्रिक का दवाई खाने से दर्द क्यों कम हो जाता है, पेट का दर्द क्यों, क्योंकि एसिड को वो दबा देता है, एसिड निकलने देगा। हम जब भी खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो एसिड निकलेगा ही। तो खाना खाने का टाइम में अल्सर का पेशेंट को खाना खाने के टाइम में बहुत जलन होता है, बहुत दर्द होगा, क्यों, क्योंकि एसिड निकलेगा। तो खाना खाने से पहले क्या खाया जाता है, गैस्ट्रिक की दवा खाया जाता है, गैस्ट्रिक का दवा खाएगा तो वो एसिड को नहीं निकलने देगा, उसका सिक्रेशन को बंद कर देगा, तो जूस ही नहीं निकलेगा, तो फिर दर्द से राहत मिलेगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो सप्रेस कर दिया, लेकिन एसिड को तो निकलना जरूरी है, नहीं तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचाने के लिए तो एसिड है।
तो कभी कभी ऐसे पेशेंट को लिक्विड खाना खाना चाहिए। लिक्विड माने कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, माड़ भात है ना, पूरा गीला हुआ गीला भात, उस ऐसा खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना क्योंकि वो उसको पेट में तो अब गैस नहीं बन रहा है, और सॉरी जूस नहीं बन रहा है, तो जूस नहीं बनेगा तो हार्ड खाना तो पचेगा नहीं। मीट मछली सलाद वगैरह तो पचता नहीं है, जो हार्ड खाना होता है। तो ऐसे लोगों को हार्ड खाना नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, ताकि पेट को आराम मिले, पेट को पचाने में तकलीफ न हो। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लामेशन। अगर वही उसी तरह का इन्फ्लामेशन अगर आपके आंतों में होगा, आंतों में, आंतों में माने कौन सा आंत, छोटी वाली आंत, छोटी वाली आंत जो है, इस एरिया में अगर इन्फ्लामेशन है, मान लो ये जो, ये जो छोटी आंत है, ये पाइलोरी के ऊपर में छोटी आंत, ये इसको डुडेनल बोलते हैं। छोटी आंत का ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डुडेनल। तो अगर इन्फ्लामेशन डुडेनल में है यानी छोटी आंत में है, तो उसको डुडोनाइटिस बोलते हैं। डुडोनाइटिस लिखा हुआ है ना ऊपर में, डुडोनाइटिस बोल के, डुडोनाइटिस है क्योंकि ये इस भाग को डुडेनल बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग डुडेनल बोलते हैं। अंत वाला भाग जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है उसको इलिय है, इसको इलियन बोलते हैं, इलियम, तो उसी को बोलते हैं इलेटाइस। अगर वही इन्फ्लामेशन नीचे में होगा, आंतों की अंतिम भाग में होगा, तो उसको इलिटीज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर पेट में होगा तो गैस्ट्राइटिस, आंतों में होगा तो डुडेनाइटिस, और आंतों के नीचे होगा, नीचे वाले भाग में, अंतिम भाग में, तो उसको इलिटीज बोलते हैं इन्फ्लामेशन को। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन जिसको है उसको टोटल एंटीऑक्सीडेंट खिलाना ही खिलाना है। ये जो है बड़ी आंत, अभी हम बड़ी आंत को देखें, तो बड़ी आंत का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये छोटी आंत का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे होता है इलाइटिस, इसको इलियम बोलते हैं ना। तो इसको डुडिनल, डुडिनल ऊपर वाला भाग हो गया, इलियम नीचे वाला भाग हो गया, बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं उसको थोड़ा नाम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अंतिम पार्ट्स जो है ये इलाइटिस बोलते हैं। इसको कोलोनोस्कोपी के थ्रू देखा जाएगा, नीचे से कैमरा लगा के कोलोन को देखा जाएगा, तो यहाँ तक आके उसको देख लेता है, कोलोनोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, तो यहाँ पे अगर आंतों में इन्फ्लामेशन होगा तो हो सकता है स्टूल करते समय यानी टॉयलेट करते समय खून निकले। ठीक है, खून में घुला हुआ, टॉयलेट में खून घुला हुआ निकल सकता है, और दर्द कर सकता है, पूरा दर्द रहेगा पेट में, पेट में भी दर्द रहेगा, पेट के नीचे, नाभि के नीचे वाला भाग में, जैसे साइड साइड में, राइट साइड में दर्द रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी गीला खाना खाना पड़ेगा। हाथों का जो ये बड़ी हाथ का जो ये वाला होता है असेंडिंग ऑर्डर ट्रांसफरेंस, और इधर नीचे वाला होता है डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने बता दिया इलिटिस। ये देखो, ये होता है क्रोन्स डिसीज और कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज, क्रोन डिसीज माने क्या होता है, क्रोन डिसीज माने बड़ी, दोनों ही बड़ी आंत की बीमारी है। ठीक है, क्रोन्स डिसीज भी बड़ी आंत की बीमारी है, कोलाइटिस भी बड़ी आंत की बीमारी है। कोलाइटिस यानी कोलोन, कोलोन में इन्फ्लामेशन, दैट इज कोलाइटिस। ये ITIS लिखा हुआ जितना भी बीमारी आते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिसीज को बोलते हैं टीज, टीज वाली बीमारी। ठीक है, तो कोलाइटिस होता है अगर बड़ी आंत में, ये देख रहे हैं हम लोग, इसको कैसे समझेंगे, एक मिनट, ये कहाँ चला जाता है बार बार, इसको हम कैसे समझेंगे। अगर बड़ी आंत में लंबे जगह में, एक ही जगह पे ऐसे, लंबा हो या छोटा ही हो क्यों ना हो, लेकिन एक एरिया में इन्फ्लामेशन है तो इसको कोलाइटिस बोलते हैं। एक एरिया में अगर वही इन्फ्लामेशन आंतों में जगह जगह पे हो, थोड़ा थोड़ा करके जगह जगह पे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे दो चार जगहों पे अगर हो तो उसको क्रोन्स डिसीज बोलते हैं। इन्फ्लामेशन, यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है, ठीक है ना, लाल लाल जहां पे दिखा है, तो ऐसे जगह जगह पे है अगर, तो उसको क्रोन्स डिसीज बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही पार्ट में है, एक ही एरिया में है, तो उसको कोलाइटिस बोलते हैं, आंतों में सूजन। इसमें क्या होता है, अंदर वाला पार्ट्स पूरा स्क्रैच रहता है, डैमेज, जो लाइनिंग रहता है ना अंदर का, जो लाइनिंग, अगर आप इसको समझने के लिए एक वो जो बकरे का आंत लीजिए आप, ठीक है ना, उसको उल्टा कीजिए, उसको उल्टा कीजिए और देखिए अंदर में कितना नरम सा परत रहता है, नरम एकदम म्यूकोसा लेयर रहता है, म्यूकोसा वाला लेयर रहता है, एकदम नरम और चिकनाई वाला रहता है। वो ही लेयर डैमेज होता है,
उसी में इन्फ्लामेशन, वो जो उखड़ जाता है ना, उखड़ने के बाद अंदर वाला जो लाल भाग रहता है, लाल रेड, वही लाल दिखाई देता है यहाँ पे, वो लाल वाला पोर्शन आ जाता है। जैसे हम लोग अगर चमड़ा को निकाल देंगे तो अंदर से मांस निकलेगा ना, तो स्क्रैच होने के बाद अंदर का मांस दिखाई देता है। तो सेम थिंग उस आंतों के अंदर में होता है, एक म्यूकस का लेयर रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रहता है, वो उखड़ जाता है, स्क्रैच होने से वो उखड़ जाता है। क्यों उखड़ता है? अगर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हार्ड स्टूल सबसे बड़ा रीजन है आंतों में बीमार होने का, आंतों में इन्फ्लामेशन होने का सबसे बड़ा बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल की वजह से ये स्क्रैच होता है। स्टूल जमा होने से बैक्टीरिया निकलते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से भी वो इन्फ्लेमेशन उस आंतों को खा जाता है, आंतों में इन्फ्लेमेशन करता है बैक्टीरिया। एक नंबर दो हो गया बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बल्कि के बैक्टीरिया होता है जो पेट में होता है, वो उसका संख्या अगर बढ़ जाए तो वो पेट को इन्फ्लामेशन करेगा, और अल्सर भी वही करता है, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा गड्ढा घाव बनाएगा एच पाइलोरी। तो इसलिए एंटीबायोटिक शुरू में लेना जरूरी होता है जब एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। तो ये हो गया बड़ी आंत में अगर एक ही भाग में अगर लंबे जगह पर रहेगा तो उसको कोलाइटिस बोलते हैं, यानी कि कॉलोन में इन्फ्लामेशन। ठीक है, कभी कभी आंतों को ऐसे क्रोन्स डिसीज में कभी कभी छोटी छोटी जगह जगह पर अगर आंतों का आंत अगर सड़ गया है तो उसको ऑपरेशन करके काट के फिर अच्छे वाले भाग को ऐसे जोड़ भी देता है, तो ऑपरेशन भी किया जाता है। लेकिन बड़ी आंत को भी ऑपरेशन किया जाता है, अगर ऐसे लंबे, इतना लंबा तो काटा नहीं जाएगा, है ना, अगर छोटी सी जगह में ऐसे इस एरिया में अगर मान लीजिए इन्फ्लामेशन है तो इसको काट के भी निकाल देते हैं और यहाँ पे दूसरा आर्टिफिशियल पाइप लगा के जोड़ देते हैं। ऐसे भी होता है अगर कंडीशन खराब है तो, क्रोनिक हो गया, ज्यादा लंबा समय तो हो गया। लेकिन इसके लिए हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लाइकोफिट। लाइकोफिट लेते रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर ना हो, कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए इसको, मेन तो कॉन्स्टिपेशन ही है, कॉन्स्टिपेशन एकदम नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर मुश्किल है इससे रिलीफ पाना, क्योंकि वो टॉयलेट जो है बार बार उसको छीलते रहेगा। तो टॉयलेट को रेगुलरली स्मूथ रखने के लिए यानी सॉफ्ट रखने के लिए हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है वो है हेल्दी इंटेस्टाइन। हेल्दी इंटेस्टाइन अगर लेते रहेंगे तो टॉयलेट कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और इसको आराम मिलेगा, वो स्क्रैच नहीं कर पाएगा हमारा टॉयलेट। ठीक है, तो ये है क्रोन्स डिसीज, और अभी हम लगाते हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। Constipation occurs when bowel movement becomes less frequent and stool becomes difficult to pass. बस इसी से समझ गए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। हमारे जो बॉवल मूवमेंट है, हमारे आंतों का जो मूवमेंट है, आंतों के अंदर में जो हमारे जो फूड का जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवल जो करता है, वो अगर स्लो हो गया, जितना स्लो होगा उतना वो हार्ड होता जाएगा, क्योंकि उसे पानी जो है अब्जॉर्ब करता जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो मोमेंट है, अगर ये मोमेंट अच्छा नहीं है तो एक साथ स्टूल पास नहीं होगा, स्टूल बिकम्स हार्ड। फिर इसको निकालने में तकलीफ होगा। जैसे ये निकालने में तकलीफ होगा तो ये उसको अंदर में क्या करेगा, डैमेज कर देगा, अंदर के जो मेम्ब्रेन रहता है वो डैमेज कर देता है। ये होता है क्यों? ड्यू टू चेंजेस इन डाइट, भोजन में परिवर्तन, यानी ज्यादातर मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, या फिर प्रोसेस फूड, या फिर ऑयली फूड, मसाले वाला खाना ज्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। ड्यू टू इनएडेक्वाइट इनटेक ऑफ फाइबर, माने फाइबर अगर कम खाया जाए, फाइबर डाइट नहीं लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। फाइबर क्या करता है? फाइबर जैसे मान लो हम आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, आटा गूंद है, आटा गूंद रहे हैं पानी डाल के, अगर वो आटा ज्यादा ज्यादा मिहीन रहेगा, ज्यादा धूल रहेगा, तो वो मजा से आराम इजीली उसको क्या है, उसका ढेला बनाया जा सकता है, इजीली अच्छा ढेला बनेगा। लेकिन अगर आटे में बालू डाल दिया जाए, या फिर दाना दाना वगैरह माने गेहूं का दाना डाल दिया जाए, तो फिर उसका क्या होगा, उसका जो ढेला बनेगा वो क्या होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, एकदम टाइट नहीं बनेगा, टाइट नहीं बनेगा सर। ठीक है, तो फाइबर क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो फाइबर तो डाइजेस्ट होता नहीं है,
वो क्या करेगा, वो स्टूल को टाइट होने नहीं देगा, ठीक है, उसको नरम ही रखेगा, उसको नरम ही रख, क्योंकि अंदर में फाइबर घुस जाता है, तो फाइबर उसको टाइट होने नहीं देता स्टूल को। तो फाइबर का काम ये है, फाइबर का काम है एक तो झाड़ू लगाना, हाथों में झाड़ू लगाना, ऊपर से स्टूल को टाइट ना होने देना, क्योंकि वो क्या करेगा, दाने, वो तो रेसा होता है, तो रेसा अगर निकल किसी जैसे मैंने आटा में घुस जाता है, अगर कुछ अन्य चीजें हम लोग लगा देते हैं, तो वो आटा क्या होगा, उसका ढेला टाइट नहीं होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, माने ऐसे जैसे लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू बनाते समय बुनिया को क्या करते हैं, पूरा ऐसे निचोड़ निचोड़ के, निचोड़ नीचे से ऐसे रगड़ रगड़ के लड्डू बनाते हैं ना। लेकिन अगर वो अच्छा से, अगर बुनिया अच्छा नहीं बना है, वो अच्छे से नहीं चिपक रहा है, इसका माने वो अच्छा सा लड्डू नहीं बनेगा। जैसे मिष्टी वगैरह बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं ना, तो अगर उसमें ज्यादा फाइबर रहेगा, यानी ज्यादा कण रहेगा, कण 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 की मात्रा ज्यादा रहेगा, तो फिर वो अच्छा सा ढेला नहीं बनेगा। तो फाइबर भी वही करता है, फाइबर जो है स्टूल को सॉफ्ट रखता है, सॉफ्ट, वो टाइट होने नहीं देगा। अंदर में फाइबर घुस जाएगा तो वो टाइट होने नहीं देगा। फाइबर जो है वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर में बना रहता है, बैठा रहता है। तो फाइबर तो जैसे खाया वैसे ही निकलता है, लेकिन उसका काम है स्टूल को टाइट ना होने देना। फाइबर तो डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर हम जब भी खाते हैं कोई भी चीज में, अगर मैंने कोई भी फल खा लिया या केला खा लिया, उसके अंदर में अगर फाइबर है, तो फाइबर जैसा जाएगा हमारे भोजन के साथ, वो मिलकर वो वैसे ही निकल जाता है पेट से। हाँ, उसका काम क्या है, सिर्फ साफ करना और स्टूल को टाइट ना होने देना, नरम रखना। तो इसलिए अगर फाइबर डाइट कम है तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज इनफ्रीक्वेंट इनकम्प्लीट evacuation of hard dried stool। इनकम्प्लीट यानी अगर टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा है ठीक से एक साथ में, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है ना, किसी किसी को होता है, थोड़ा सा गया, फिर थोड़ा देर बाद फिर खाना खाएगा, फिर 1-2 घंटे बाद फिर टॉयलेट लगता है, फिर थोड़ा सा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा जाता है, एक साथ स्टूल पास नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जाना, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। इसको भी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार टॉयलेट जाके उसको क्लियर करना, एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। यूजुअल टाइम क्या होता है, ओल्डर एज में या लेस एक्टिविटी होता है, स्लोअर मेटाबॉलिज्म होता है, लेस मसल्स कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ओल्डर एज में 50 के उम्र पार होने के बाद ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। 50 क्यों? क्योंकि 50 की उम्र होने के बाद लोग फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कम करते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा तो आंतों का मूवमेंट नहीं होगा, आंतों की एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आंतों की एक्सरसाइज होगी, आंतों की एक्सरसाइज होगा तो आंतों में मल जमेगा नहीं, वो निकलेगा, तो एक साथ जमा होकर वो निकलता है। तो आंतों का अगर मूवमेंट नहीं होता है, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसका होता है, जो लोग बैठे रहते हैं, बैठ के काम करने वाला, जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठ के काम करने वाला, ऑफिशियल काम करने वाला लोग होते हैं, उनको ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता है, और लाइफ स्टाइल डिसीज भी उन्हीं को ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बैठे रहो, काम करते रहो, कंप्यूटर में बैठ के, लैपटॉप में बैठ के काम करते रहो। तो ऐसे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसका होता है, जिसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, हाथों का मूवमेंट स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो जिसकी वजह से ओल्डर एज में और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में समानता वही है, तो इन्हीं लोगों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बनता है। वुमेन में, महिलाओं में प्रेग्नेंट का टाइम में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, खाओ बैठो आराम करो, आराम करो, आराम करो, क्योंकि पेट में बच्चा है, तो उसको, उसका पोषण करना है। तो वुमेन में प्रेगनेंसी का टाइम में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा लोगों को होता है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 95-98% वुमेन में होता ही होता है कॉन्स्टिपेशन, बहुत कम लोगों को ही नहीं होता है। माने 97-98% वुमेन में कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेग्नेंट के टाइम में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो हाथों का मूवमेंट नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसी से पाइल्स डेवलप होता है। बेबी बर्थ, बच्चे का पैदा होने का टाइम में, है ना, बच्चा पैदा होने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन रहता है कुछ समय बाद। चेंजेस इन हार्मोन, हार्मोन में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। नॉट हैविंग हाई फाइबर डाइट, ये तो मैंने बता दिया, फाइबर डाइट ना लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, बहुत ज्यादा दवाइयां खाने पर भी कॉन्स्टिपेशन होता है। हाउ डू कॉन्स्टिपेशन हैपन, कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। फूड नॉर्मली मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड
खाना जो है गुजरता है, और न्यूट्रिएंट जितना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। छोटी आंत क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो वेस्ट बना, रिमेन मूव्स थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं कॉलोन। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ट्रैवल करते करते कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत में जाने के बाद वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। तो जितना स्लो मूवमेंट रहेगा उतना पानी चूसेगा। ठीक है, तो जितना फिजिकल एक्टिविटी कम रहेगा उतना मूवमेंट भी स्लो रहेगा। जितना मूवमेंट स्लो होगा उतना पानी को चूसेगा, जितना पानी को चूसेगा उतना वो हार्ड होता जाएगा। पानी को निचोड़ेंगे तो क्या होगा, कपड़ा सूखेगा। तो पानी अगर निचोड़ेंगे तो वो हार्ड बनेगा। तो जितना स्लो मूवमेंट रहेगा, जितना ये जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में जितना स्लो मूवमेंट करेगा उतना उसका पानी चूसेगा, जितना पानी चूसेगा उतना वो हार्ड होता जाएगा, उतना हार्ड होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सीमेंट और बालू को मिला रहे हैं, और पानी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, गीला होगा। पानी कम हो गया तो क्या होगा, सख्त हो जाएगा। सिंपल है। तो उतना ही वो सॉलिड बनते जाता है। इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, कितना टाइम हुआ, अभी टाइम हो गया। इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, द क्या लिखा है, हाँ, फूड में मूव टू स्लोली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस गिव्स द कॉलन मोर टाइम टू too much time to absorb water from the waste, and the stool becomes dry and difficult to push out। माने निकालने में तकलीफ होगा, सूख जाएगा और निकालने में तकलीफ होगा। मान लीजिए आपने एक दिन टॉयलेट नहीं किया तो देखिएगा अगले दिन कितना टाइट टॉयलेट निकलता है, निकालने में कितना तकलीफ होता है, फट जाता है एनस। वो एनस फटने की वजह से तो पाइल्स होता है। पाइल्स माने क्या, एनस का फटना। एनस का फटना ही तो पाइल्स है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, क्या है वो हार्ट स्टोन की वजह से ही तो होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन है, डायरेक्टली ये कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कॉजेस इंटरनल डैमेजेस, इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से पूरा आंत डैमेज हो सकता है। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जैसे हेमोराइड्स यानी पाइल्स, इन्फ्लेम करता है, वो अंदर के वेन्स होते हैं उसको क्या करता है, इन्फ्लेम कर देता है, उसको जला देता है, उसको तोड़ देता है, उसमें डैमेज कर देता है। एनल फिशर, वो भी एक तरह का वही है, टीयर्स चीर देता है ना। डायवर्टिकुलिटिस, ये क्या होता है, डाइवर्ट कर देता है, और तो वो जो जहां से मल निकलना पड़ता है वहां से अलग से उसका द्वार अलग बना देता है, फिर फाड़ देता है। उसको बोलते हैं फिस्टुला, इसको बोलते हैं फिस्टुला, है ना। फेकल इन्फेक्शन, पायल अप टू मच स्टूल, ज्यादा मल जमा होना, ये भी एक बीमारी है। ज्यादा मल जमा करके रखना, टॉयलेट ना करना, कल करूंगा परसों करूंगा, इसलिए बोलता है नेचुरल अर्जेस जो है ना, बॉडी का जो नेचुरल फंक्शनिंग है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। नेचुरल अर्जेस 13 ऐसे नेचुरल अर्जेस है, वो मैं इस सेशन के मैं अंत में करूंगा, ये कोर्स जैसे खत्म होगा तो अंत में बताऊंगा। आयुर्वेदा में बोलते हैं कि 13 ऐसे नेचुरल अर्जेस है, बॉडी का नेचुरल फंक्शनिंग है, जिसको कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे मल को कभी रोकना नहीं चाहिए, मूत्र को कैसे कभी रोकना चाहिए, हंसी को नहीं रोकना चाहिए, रोने को रोकना नहीं चाहिए। ऐसे 13 ऐसे अर्जेस हैं जिसको बॉडी हमें रोकना नहीं चाहिए, वो जैसा है वैसा चलना ही देना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल अर्ज है टॉयलेट आना, तो उसको कभी कभी हम लोग स्किप कर देते हैं, नहीं अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, पेशाब आते हैं तभी कैसे करते हैं। तो ये अर्जेस है, नेचुरल अर्जेस जो है इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, इसको रोकेंगे तो बीमारी हो गई। तो हम यहीं तक आज का सेशन एंड करेंगे, क्योंकि अभी 13-14 स्लाइड ही हुआ है, अब 27 स्लाइड है इसके अंदर में, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो कल हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए सेशन इतना ही। यहाँ से कल शुरू होगा, कॉन्स्टिपेशन में रहे हम लोग आज। तो ये होमोराइड्स, एनल फिशर और डायबिटिकुलिटिस यानी कि फिस्टुला, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, इसके डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल्स में कल जानेंगे पाइल्स को। ठीक है, तो क्या क्या सप्लीमेंट्स लेना है और किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये भी हम कल समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अंत तक बने रहिए। और कल भी सेशन होगा, परसों नहीं होगा, 8 तारीख को सेशन नहीं है, 9 को होगा, 10 को भी शायद नहीं होगा, क्योंकि 9 तारीख को जो है हम लोग